कितने मिलीमीटर उनको हिसाब रखें, क्योंकि अब तो लोकसभा की जो संसद बनी है नई वाली, वो भी आगे छत्ती चुचारे गई है, पानी टप टप उसके टप लिए भी टप। साहब एक बात चल रही तो है। ऐसे ना हो वह गंगा जी आ जाए, गाय को पता हो तो मीडिया पे बात चल रही, कह रहे जी 1200 करोड़ रुपए में बनी हुई संसद में जो पानी है वो 100 रुपए 120 रुपए की बाल्टी जो है वो लगा के पानी समेटा जा रहा है। सब ठीक है, बहुत बढ़िया। बारिश से बचे रही हो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब आप कहोगे मैंने बारिश को जिक्र क्यों करो, बारिश को जिक्र मैंने यूँ करो कि मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र है, इतनी बारिश हुई है सड़क पे कि रपट के मार कोनी सब छिल गई। या लिया मैं यूँ कह रहा हूँ कि बारिश से भी बचे रही हो, सावधान रही हो। तो हमारे साथ मौजूद है अरुणेश यादव जी, प्रोफेसर साहब, स्वागत है साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश बहुत ज्यादा है, आपने ही वही तार छेड़ दी है। लोग 100 मिलीमीटर पानी बरसा है कल, 100 या 110 मिलीमीटर है। अच्छा मिलीमीटर को हिसाब लगाने लगो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और राहुल जी ते भी कही हो कि तन्ने मिलीमीटर उनको हिसाब रखें, क्योंकि अब तो लोकसभा की जो संसद बनी है नई वाली, वो भी आगे छत्ती चुचारे गई है, पानी टप टप उसके लिए भी साहब एक बात चल रही तो है। ऐसे ना हो वह गंगा जी आ जाए, गाय को पता हो तो मीडिया पे बात चल रही, कह रहे जी 1200 करोड़ रुपए में बनी हुई संसद में जो पानी है वो 100 रुपए 120 रुपए की बाल्टी जो है वो लगा के पानी समेटा जा रहा है। छतें बिल्कुल टपक रही हैं। पता नहीं मोदी जी को ऐसी क्या जल्दी थी, हमें तो समझ नहीं आता। इतनी जल्दबाजी में, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम। अब वहां में क्या पहले है, अयोध्या में देखो, वहां बारिश हुई तो वहां भी सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं तो बेहतर रहेगा। देखो साहब, जो आज का ऑर्डर है वो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे दर्शकों को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो दलित हैं और आदिवासी हैं, यानी कि एससी और एसटी, इनका वर्गीकरण किया जाए। जैसे पिछड़ों में इन्होंने वर्गीकरण किया, कुछ पिछड़े जो सामाजिक रूप से संपन्न हैं उनको तो इन्होंने BC-A बना दिया, और कुछ पिछड़े जो सामाजिक रूप से संपन्न नहीं है, जो सामाजिक रूप से जिनमें अभी जागरूकता नहीं है, उनको BC-B बना के उनको अति पिछड़ा बना। दोबारा समझाओ, ये शायद दर्शक समझ नहीं पाए। हाँ बिल्कुल। जैसे जो पिछड़ों में दो कैटेगरी है, एक जो सामाजिक रूप से संपन्न है उनको इन्होंने BC-A बना दिया, एक जो सामाजिक रूप से संपन्न नहीं है, जिनके अंदर जागरूकता नहीं है, उनको बनाया BC-B, जिन्हें अति पिछड़ा भी कहा गया। यहाँ पे इन्होंने पिछड़ों को दो समाज में बांट दिया, मतलब बांटने का काम कर दिया, डिवाइड एंड रूल वाली बात शुद्ध भाषा में कहा जाए। इसी तरीके से अब दलितों में भी, कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो अब ये सरकार तय करेगी या कोर्ट तय करेगा कि किसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उसे तो डाल देंगे ये क्रीमी लेयर में, और जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, या सरकार तय करेगी कि साहब ये फला जातियां हैं, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट। अब ये तय कौन करेगा? आखिर भाई सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, लेकिन इसे तय कौन करेगा? जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो नीतियां बनाने वाले हैं, यानी कि संसद में बैठे लोग। और ये जो कोर्ट में जिरह कर रहे हैं ना लोग, आज चंद्रशेखर जी का भी बयान आया है, जो अपने सांसद तो साहब हैं। आपके लिए तो ये एक और नया मुद्दा मिल गया। नहीं, हमारे लिए क्या, पूरे विपक्ष के लिए। आपको तो आवाज उठानी पड़ेगी। आपके लिए नहीं है ना, आपको तो आवाज उठाओगे। ये बताओ साहब, आपको आवाज उठानी पड़ेगी या नहीं? है देश के 85% आपसे सवाल कर रहे हैं तो आवाज उठा ही रहे हैं। हाँ, देश के 85% व्यक्ति को आवाज उठानी ही है। चंद्रशेखर जी ने ये कहा है, दर्शक भी सुन लें। चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट में बैठे लोग हैं, यानी कि जज, और जिन्होंने जिरह करी, यानी कि वकील, पक्ष के और विपक्ष के, पहले तो ये बताएं वो किस जाति के हैं। क्या वो दलित जाति के हैं जो वकील फैसला देने वाले हैं, या वो किसी और जाति के हैं? अगर वो किसी और जाति के हैं, फैसला तो जजों ने दिया है ना, तो जज की कौन से जात के हैं वो भी तो पता होना चाहिए। 6-1 से फैसला हुआ है। कौन जात के जज हैं? जिनके पैर न फटे बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई। भाई अगर मान लीजिए जज
SC ST वर्ग के नहीं है तो उन्हें उस दर्द की कैसे पता चलेगा? उस अब दर्द आप को ये सवाल उठाओगे तो आप भी लोग कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हो। हम कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं, हम जज की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट का तो जो ऑर्डर है हमें मान्य है, ठीक है भाई, जो ऑर्डर दिया, लेकिन किसके द्वारा वो ऑर्डर दिया गया, वो जज किस जाति के हैं? अगर वो जज SC ST है तो ठीक है, हमें उनकी मंशा पे कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो SC ST नहीं है तो मंशा पे जरूर शक है। और जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में 98% जज सामान्य जाति के हैं। अगर मानो नहीं है तो फिर क्या करोगे? भैया ये बांटने का काम है ना, आप क्यों नहीं बांट रहे? आप बांटो ना, कौन से ब्राह्मण है जो सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा? जज का बेटा जज बन रहा है, क्यों बन रहा है साहब? ऐसे थोड़े ही छोड़ देंगे। IAS का बेटा IAS बन रहा है EWS कोटे से, क्यों बन रहा है साहब? आप ये बताओ, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन रहा है, वो किस कोटे से बन रहा है? और जो दलित OBC का बच्चा जा रहा है उसको NFS कर देते हैं। NFS मतलब नॉट फाउंड सुइटेबल, यानी कि योग्य कैंडिडेट नहीं है, और उसे कहां पे रिजेक्ट किया जाता है? इंटरव्यू में। और इंटरव्यू पैनल में कौन बैठता है? वही लोग बैठते हैं जो लोग इस समय सरकार में बैठे हुए हैं, मनुवादी विचारधारा वाले लोग, जिनके लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल जी ने अभी निर्मला सीतारमण जी सवाल किया था कि 20 IAS ऑफिसर्स ने इस समय बजट बनाया, और इस बजट में हमें बताओ कितने OBC के थे, कितने SC थे, कितने आदिवासी थे? तो जब SC ST और आदिवासी लोग, OBC के लोग उस पॉलिसी को बनाने में ही नहीं है तो वो उनके बारे में सोचेंगे क्या? जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो पहले अपने बारे में सोचेंगे। अब मान लो आपको कोई पॉलिसी बनाने को दी जाए तो आपका जो परिवेश रहा है, आप अपने लोगों के बारे में ही तो सोचेंगे कि हमारे लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कितने लोगों की थी वो पैनल कमेटी? 36 लोगों की। और 36 लोगों की क्यों बनाई गई थी? क्योंकि हमारे देश की 36 बिरादरी मानी जाती है और हर बिरादरी से एक आदमी लिया गया था। ये ना समझें कि वो बाबा साहब जिस जाति के थे सिर्फ उसी जाति के 36 लोग थे, उनने संविधान बनाया। उसमें सवर्ण भी थे, सवर्ण में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, OBC में लगभग सभी जाति ली गई, और क्या SC कहना में भी चाह और रहे हैं माइनॉरिटी में भी। जो 6-1 से जो जजमेंट हुआ है, आपका कहना ये है कि उसमें भी 36 बिरादरी शामिल होनी चाहिए? अगर वो 7 लोगों की कमेटी है तो 7 लोगों में 3 सवर्ण होने चाहिए कायदे से। अभी तो दो SC होने मतलब चाहिए, तो ये पहले एक ST होना चाहिए, एक माइनॉरिटी का होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, इसका मतलब तो ये है कि ये तो दूरबीन से देखने पड़ेंगे, फिर 36 बिरादरी के लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, देखने की जरूरत है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं साहब जातिगत जनगणना करवाओ। भैया हमें भी तो पता चले कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, कौन मलाई खा रहा है और कौन बेचारा भूखा मर रहा है। हमारी कोई ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं, हमारी कोई दलितों से लड़ाई नहीं, ना हमें कोई दलितों से एक्स्ट्रा सिंपैथी है। अगर ब्राह्मणों को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर आप तो सीधा सीधा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। फिर मैंने, देखो चौधरी साहब, आप फिर फंसाने का काम कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि जजमेंट पे तो कोई सवाल है ही नहीं। सवाल किस पे है कि जजमेंट किसने दिया। अगर ये जजमेंट नहीं आता तो आप सवाल उठाते? नहीं, हम बिल्कुल उठाते। जजमेंट किसने दिया इस पे सवाल है ना। जज ने दिया? नहीं, जज किस जाति का है? अब आप फिर जज की भी जाति पूछोगे? क्यों? जब अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जात पूछ सकते हैं तो हम जज की जात नहीं पूछ सकते? और वो तो संसद में पूछ रहे हैं, संसद की मर्यादा तार तार करके। तो आप न्यायालय की मर्यादा तार तार नहीं कर सकते? बात तो पूरी होने दो सर। और मजे की बात देखो कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस जो वीडियो कार्यवाही से हटा दिया गया है, उस वीडियो को निकलवा के अपने ट्विटर हैंडल पे डाल के क्या लिख रहे हैं? शाबाश अनुराग। मतलब जब प्रधानमंत्री जी एक गालीबाज की तारीफ कर सकते हैं, जो जाति पूछ रहा है राहुल गांधी जी की, उनको नीचा दिखा रहा है, उनकी मां को ही नीचा दिखा रहा है ना, पैदाइश पे ही तो शक कर रहा है, तो हम तो सिंपल जज की जाति पूछ रहे हैं कि जज साहब कौन सी जात के हैं। अगर जज साहब दलित है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जजमेंट पे हमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर जज साहब दलित नहीं है तो वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं? हम दूसरे सवाल पे आते हैं। अब थोड़ी देर को देखो चौधरी साहब फंस रहे हैं तो सवाल बदल दिया। आप देख लो जी, सवाल बदल दिया। सत्ता फंसेगी या विपक्ष फंसेगा? एक पत्रकार का फंसने का क्या मतलब है?
कोई मतलब ही मामला नहीं है गड़बड़ साहब। है, मामला गड़बड़ है चौधरी साहब। आप भी बचना चाह रहे हो भाई साहब, आप बचना चाह नहीं रहे हो बचना नहीं जजमेंट चाहता, से, सवाल पूछोगे तो फिर क्योंकि नहीं आपने बोलोगे। देख लिया ना कि हम आप अगर अगर आप यहाँ दलितों के और पिछड़ों के हक की बात हो रही आप है। अगर सवाल नहीं, सुनोगे आपको भी आवाज जो है बुलंद होके उठानी पड़ेगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें हर व्यक्ति को बुलंद होके आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा घर जल रहा है तो कल किसी और का घर जलेगा। बुलंद के लिए लाउड स्पीकर लगवाऊं यहाँ पे? नहीं, लाउड स्पीकर क्यों लगवाओ, इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हो रही है ना, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, चैनल पे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। सवाल बदला तो नहीं है, आप बदलना चाह रहे थे, लेकिन आपने सवाल पूछा ही नहीं, सुना ही तो चलिए नहीं आप है सवाल कीजिए। चलिए, मेरा सीधा सीधा ये सवाल था कि अनुराग ठाकुर आखिर इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं? देखो साहब, अब तो अच्छा लगा होगा सवाल? नहीं, सवाल अच्छा तो लगा ना? भटक गए ना, अच्छा लगा ना? मुद्दा संविधान का फिर चल दोबारा रहा आ था, जाएंगे, क्या मुद्दा दिक्कत है? दलितों का चल रहा ये था। ट्रेन थोड़ी है अब जो इसमें पटरी से आपने उतर जाएगी। गालीबाज सांसद ना, को ये बीच में ट्रेन डाल थोड़ी है जो दिया। पटरी से उतर आपने जाएगी। बीच में गालीबाज सांसद को डाल दिया। आपने देखा स्मृति ईरानी जी का क्या हाल हुआ, वो भी खूब गालियां देती थी। देखिए, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह आपको मैं मंत्री नहीं बने, अखिलेश जी ने तो आज साफ बोला है कि 99 बार गाली देने का उनको जो है हुक्म दिया गया है कि 99 बार गाली दो तब मंत्री बनाएंगे। बताओ, सवाल अच्छा लगा आपको या नहीं लगा? नहीं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर ही हमें पसंद नहीं है। ऐसा नेता और ऐसा व्यक्ति जिसने महिला पहलवानों को पुलिस के पैरों तले रुदवाया हो, खेल मंत्री थे वो। अच्छा, तो हमें ऐसे आदमी कतई पसंद नहीं। एक सवाल और करूं? बिल्कुल है। हाँ, हम कोई बीजेपी के नेता थोड़े हैं जो सवालों से डरेंगे। चलो ठीक है, वो तो पता है आप बेधड़क हो, बिल्कुल नहीं डरते। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, क्या उनके अपने ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो सारे इस चीज के लिए अंदर से दिल से तैयार है? देखो साहब, अब इसमें हम आपको बात बताएं, हर पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध तो होता, और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और हमें पता है आपका निशाना आनंद शर्मा जी की तरफ है। आनंद शर्मा जी ने जातिगत जनगणना को लेके ऐतराज जाहिर किया था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा 2-3 और कांग्रेस के नेता हैं जो उसी समाज से आते हैं जिस समाज को जातिगत जनगणना से दिक्कत है, और हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि किन्हें दिक्कत है। उन लोगों ने भी ऐतराज जाहिर किया है, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनको भी आपत्ति है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी में जो और तमाम नेता हैं, वर्किंग कमेटी में तो 38 लोग हैं, वही लोग नीति बनाते हैं, उसमें मेजोरिटी में लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। आप ये बताओ, अर्जुन सिंह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, एचआरडी मिनिस्टर रहे और ठाकुर थे जाति के, उन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया था इसमें हायर एजुकेशन में, और उनको कितनी निंदा झेलनी पड़ी थी। पार्टी के अंदर ही यूपीए सरकार थी और उनको अंदर खूब निंदा झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। और इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश में उन्होंने 14% पिछड़ों को आरक्षण दिया था। तो ऐसा नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, बिल्कुल लीक से हटके राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार है ऐसा कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात, जबकि मैं आपको बता रहा हूं 2010 में राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के विरोध में थे, और अब वो उनके पक्ष में है, क्योंकि समय का फर्क है। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। तब देश की जरूरत जो थी वो जातिगत जनगणना नहीं थी, क्योंकि उस समय देश की जरूरत कुछ और थी। आज सामाजिक माहौल बिगड़ा हुआ है, 10 साल से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है, देश में नौकरियां नहीं है, देश में किसान बदहाल है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि जो गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है। अब सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि और कोई फार्मूला बचा ही नहीं है। अगर बीजेपी को शिकस्त देनी है तो आपके पास सिर्फ एक संविधान है, संविधान की प्रीति है, और एक आपके पास जाति जनगणना है। मैं ये कह रहा हूं, इसी के बलबूते आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी मुद्दा इस समय है वो संविधान को बचाना, और दूसरा जरूरी मुद्दा जो है वो है जातिगत जनगणना, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। गरीब बहुत गरीब हो रहा है, अमीर बहुत अमीर हो रहा है, पढ़ाइयां महंगी हो गई हैं। आपको मालूम है बीटेक की फीस इस समय कितनी है? आईआईटी की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है, 10 लाख रुपए तो सिर्फ बीटेक की फीस है।
और 2014 से पहले यही फीस 15 चौके 60,000 रुपए थी। प्रोफेसर साहब आप बीटेक की बात कर रहे हैं, अगर नर्सरी की बात करें ना तो भी आप चौंक जाएंगे, इतनी इतनी फीस है आज की। मैं तो जानता हूं लाखों में फीस जा रही है। तो इसी वजह से ये सब चीजें जरूरी हैं जिन पे अभी बात हो रही है। और हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो निजी क्षेत्र है उसमें भी आरक्षण लगना चाहिए। कम से कम गरीब के बच्चे को प्राइवेट में ही नौकरी मिल जाए। सरकारी में तो सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, प्राइवेट में ही मिल जाए। प्राइवेट में तो आप जानते हो, शर्मा जी की दुकान है तो शर्मा जी नौकरी करेंगे, अपने रिश्तेदार रखेंगे। वर्मा जी की है तो वर्मा जी करेंगे, यादव जी की है तो यादव जी अपने रिश्तेदार रखेंगे। प्रोफेसर साहब शर्मा जी, वर्मा जी और यादव जी सब पे आ गए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी के साथ में सवालों का जवाब दिया है। हालांकि कुछ सवाल ऐसे थे कि जिसमें हम भी ये सोच रहे थे कि शायद प्रोफेसर साहब इधर उधर घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब ने स्वीकार किया और माना कि हाँ पहले गलती हुई थी। प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गई है। दूसरी वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।